Good morning, class 6. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 10, motion and measurement of distances. Okay? In this chapter, we will read story of transport, how wide is this desk, some measurements, standard units of measurements, correct measurement of length, measuring the length of a curved line, moving things around us, and the last topic is types of motion. Okay, so let's start. There was a general discussion among the children in Pali and Bojo's class about the places they had visited during the summer vacations. तो यहाँ पे क्लास में जो बच्चे हैं पहली और बोजो की क्लास में उन बच्चों के बीच में एक जनरल डिस्कशन हो रहा था. डिस्कशन किस रिगार्डिंग था? समर वेकेशन में जो जो प्लेस पे वो लोग विजिट किए थे, जिस तरह से विजिट किए थे उसके ऊपर डिस्कशन था. Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. तो उनमें से एक बच्चे थे जो कि अपने जो गांव है जहाँ पे पहले रहा करते थे उस गांव में गए थे. तो शुरू में वो ट्रेन से गए थे, उसके बाद बस से गए कुछ दूरी तक और उसके बाद बल्क कार्ट जो होता है उससे. ओके, वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन. उनमें से एक स्टूडेंट थे जो कि एरोप्लेन से ट्रैवल कर चुके थे. अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट. तो उनमें से एक बच्चे अपने अंकल के बोट पे फिशिंग ट्रिप में गए हुए थे, कुछ दिन वहां पे बिताए थे. ओके, the teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. तो उसके बाद टीचर ने बताया उन लोगों की न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने के लिए बोले थे, जिसमें क्या था कि मार्स जो है उसके सॉइल में एक छोटा चक्का वाला एक व्हीकल्स वहाँ पे भेजा गया है स्पेसक्राफ्ट से. ओके, और वो मार्स के चारों तरफ वो घूम रहा है और वहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहा है उस तरफ. Meanwhile, Pali had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. तो इस बीच में पहले ने कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ रहे थे जिसमें पुराने दिन का इंडिया के बारे में था. तो उस टाइम पहले को ये जानने का मन हुआ कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाते थे, जाने का क्या साधन था उस टाइम. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टॉपिक स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का जो स्टोरी है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो बहुत पहले की बात अगर किया जाए उस टाइम इंसान के पास ट्रांसपोर्ट नाम का कोई चीज नहीं था. सॉरी, दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. तो वो लोग क्या करते थे उस टाइम, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ अपने पैर का ही इस्तेमाल करते थे, यानी कि पैदल चलते थे और जो भी सामान लेना होता था वो अपने कंधे पे चढ़ा के लेते थे. लेटर वन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो उसके बाद धीरे धीरे वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स का यूज करना स्टार्ट किए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रोड्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. तो ये जो पानी के अंदर से जो जाने का है जो बोट का इस्तेमाल होता है ये एंशिएंट टाइम से ही हो रहा है. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats. तो पहले लोग क्या करते थे, वो स्टेम जो होता है वुड जो होता है लकड़ी, तो हॉलो लकड़ी जो होता है वो पानी के ऊपर बहुत आसानी से तैरता है. तो बड़ा बड़ा लॉग लेके उसके ऊपर से वो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे पहले लोग, और धीरे धीरे वो इकट्ठा करके एक साथ बांध के उसके ऊपर चलना सीखे, फिर बोट का शेप धीरे धीरे देना सीखे. दिस शेप्स इमिटेट द शेप ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर. तो ये जो शेप देना बोट का, ये शेप देना कहाँ से आया, मतलब किस तरह से दिमाग में आया कि इस तरह की शेप देने से अच्छा होगा, बोट फास्ट भागेगा. तो ना पानी में रहने वाला जो जानवर है उसको देख के ये शेप
दिमाग में आया? रिकॉल योर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8 और 9 में आप स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में पढ़े हैं फिश का। तो याद करके देखिए फिश का स्ट्रीमलाइन मींस किस तरह होता है। स्ट्रीम शेप का इस तरह का होता है ना फिश का। तो ये जो साइड है देखो, दोनों साइड जो है पतला सा होता है, बीच में काफी एरिया होता है। बोट भी आप ध्यान से देखोगे तो इसी शेप का होता है। इन्वेंशन ऑफ द व्हेल मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो व्हील का इन्वेंशन जो है, चक्का का जो इन्वेंशन है, ये एक ग्रेट चेंज लाया था। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लाया था। द डिजाइन ऑफ द व्हेल वाज इंप्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो व्हेल पहले कुछ और हुआ करता था, यानी कि मोटा मोटा पेड़ का जो गोल गोल लॉग है उसका यूज करते थे। धीरे धीरे उसका शेप चेंज, हजारों साल तक उसका चेंजेस होते रहा। Animals were used to pull carts that moved on wheels। तो एनिमल्स का यूज करते थे किस लिए? कार्ट्स को पुल करने के लिए। जो कार्ट, एनिमल कार्ट जो होता है, जो गाड़ी होता है, ओके, उसको खींचने के लिए एनिमल का यूज करते थे पहले, जो कि चक्का घूमता था और वो कार्ट जो है वो आगे बढ़ता था। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals। तो 19th सेंचुरी के पहले तक इंसान जो है वो एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहले बोट्स जो है, शिप जो है, ये ट्रांसपोर्ट का एक तरीका था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक तरीका था। और इसके अलावा एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। व्हील वाला जो कार्ट है वो बनाते थे और एनिमल्स को आगे लगा देते थे, इस तरह से मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जब स्टीम इंजन बना उस टाइम एक और बड़ा चेंजेस आया। ओके, रेलरोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन, ड्राइवेन, कैरिजेस एंड वैगन्स। लेटर केम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। तो स्टीम इंजन जब बना उसको चलाने के लिए ट्रक बना, यानी कि जो रेलवे पथ जो है वो बना, ओके, रेल लाइंस। एंड धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स जो है उसका इन्वेंशन हुआ, जैसे कि कार, ट्रक, आज के डेट में हम लोग देखते हैं बसेस, है ना, ये सारे धीरे धीरे बना। उसके बाद मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तो आज के डेट में मोटर लगा हुआ बोट, शिप आपको देखने को मिलता है, जो इंसान को चलाना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। द अर्ली इयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes। तो 1900 जो था उस साल में एरोप्लेन्स जो है उसका डेवलप हुआ। These were later improved to carry passengers and goods। तो एरोप्लेन पहले तो ऐसे ही बना था, जो कि वुड से एटलीस्ट, और धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते करते आज के डेट में देखो पैसेंजर, सामान, सारे चीज एरोप्लेन के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में भी बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन है, जिसमें मोनोरेल है, सुपरसोनिक एरोप्लेन है, स्पेसक्राफ्ट है, ये सारे जो है 20th सेंचुरी में बना है। ओके, फिगर 10.1 shows some of the different modes of transport। तो फिगर 10.1 जो है उसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसमें देखोगे अलग अलग ट्रांसपोर्ट का मोड यहाँ पे दिया गया है ना। जैसे रेलवे है, बसेस है, फिर कार्ट है, साइकिल है, शिप, एरोप्लेन। ओके, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे जो फोटोज आप देख रहे हो, ये अर्ली जो सबसे पुराना है उसको पहले लिखना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, सबसे नया जो बना हुआ है उसको सबसे लास्ट में आपको लिखना है। ओके, आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। तो इनमें से कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट है, ये जो फोटो है आपका फिगर 10.1 में, तो इनमें से कोई भी ऐसा चीजें हैं जो आज के डेट में इसका यूज ना हो, तो ये भी आपको बताने हैं। ओके, तो हिस्ट्री आपको समझ में आया। जो ट्रांसपोर्ट का जो स्टोरी था
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाइड इज दिस डेस्क। मान लो ये वाला जो है इसको हमें मेजर करना है, ये कितना वाइड है, हाउ विल यू मेजर इट, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड। किसी को ट्रैवल करना है, मान लो मुझे कलकत्ता जाना है, तो कितना दूर ट्रैवल करना है, किस तरह से हमें पता चलेगा। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। आपको कैसे पता चलता है कि आप पैदल स्कूल पहुंच जाओगे या आपको स्कूल जाने के लिए बस लेना पड़ेगा या साइकिल लेके स्कूल आना पड़ेगा। कुछ बच्चे आप में से जो पैदल आ जाते हैं स्कूल में, कुछ साइकिल से आते हो, कुछ स्कूल का वैन से आते हो, है ना। तो जो वैन से या बस से आते हो, क्या वो पैदल आ सकते हो स्कूल। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? जब आप कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, मार्केट जाना होता है आपको, तो क्या आप पैदल मार्केट जा सकते हैं। How will you know the answers to these questions? तो ये जो क्वेश्चंस है, अभी जितने क्वेश्चंस मैंने पूछा है, इसका आंसर आप किस तरह से बताओगे। एक तो आप डिसाइड करोगे कौन सा दूर में है, जो ज्यादा दूरी पे है वहां पे जाने के लिए आप पैदल जाओगे तो थक जाओगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा आपका, तो आप क्या करते हो उस टाइम बस पकड़ लेते हो, दूसरा वैन पकड़ लेते हो। लेकिन जो करीब है उसके लिए आप साइकिल भी नहीं निकालते हो। अगर एक छोटा सा दुकान में जाना है, घर के पास में दुकान है, तो क्या आप साइकिल निकाल के या बस या वैन निकाल के आप जाओगे उस दुकान में, आप पैदल चले जाओगे, राइट। इट इज ऑफन इंपॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज। तो इसलिए ये जानना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितना दूरी पे वो है, वो जगह कितना दूरी पे है जहां हम जाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेसक्राफ्ट। तो ये कितना दूरी पे है, ये जब हम जान पाएंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वहां पे पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है, बस से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, शिप से जाना है या स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा हमें, राइट। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और वाइड वी नीड टू नो। कभी कभार कोई ऑब्जेक्ट होता है आपके सामने जिसका लेंथ, लंबाई कितना है, जिसका वाइड, चौड़ाई कितना है, ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। इन पहले एंड बोजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क व्हिच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स। तो पहली और बोजो के क्लासरूम में एक लंबा सा डेस्क है जहां पे दो बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। पहले एंड बोजो शेयर वन डेस्क, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग that the other is using a large share of the desk। तो पहली और बोजो जो है वो दोनों एक डेस्क को शेयर कर लेते हैं, ओके। आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हो सकता है कि तुम ज्यादा जगह ले रहे हो, मुझे कम जगह दे रहे हो, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk। तो टीचर्स ने उन लोगों को सजेस्ट किए थे कि आप लोग एक काम करो, पूरा बेंच जो जितना लंबा है उसको मेजर करो, मेजर करके बीच में मार्क करो, मार्क करके एक लाइन खींच दो एग्जैक्ट बीच में। Both Pele and Bojo are very fond of playing gilli danda with their friends। Bojo brought a set of gilli and danda with him। तो पहले बोजो जो है वो अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद करते थे, ओके। तो बोजो ने क्या किए थे, गिल्ली जो है उसके बैग में ही रखा हुआ था, ओके। Here is how they try to measure the length of the desk using the danda and the gilli। तो यहाँ पे गिल्ली और डंडा से वो अपना डिस्टेंस जो है, टोटल उसका लेंथ जो है वो मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। The desk seems to be having a length equal to 2 danda lengths and 2 lengths of the gilli। तो यहाँ पे जो डेस्क रखा हुआ था वो डेस्क का टोटल लेंथ था, डंडा को 2 बार लगाने के बाद 2 बार गिल्ली को लगाएंगे तो पूरा कवर अप हो रहा था। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a danda and a gilli in length। तो ये दोनों को जब देख रहे हैं ये दोनों कि 2 गिल्ली और 2 डंडा बिठा रहा है
तो पूरा टेबल का लेंथ आ रहा है। तो हाफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक गिल्ली और एक डंडा का लेंथ जितना है उतने के बराबर एक लाइन खींचना पड़ेगा, राइट। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स वेव्ड आउट। बोजो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। तो इसके बाद वो लोग तो बहुत खुश थे कि चलो आधा आधा हो गया, अब अपनी जगह पे वो नहीं आएगा, उसकी जगह पे हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से कुछ दिन चल रहा था क्लासेस। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो लाइन वो लोग खींचे थे वो लाइन मिट चुका था। अब वो लाइन जो मिट गया उसके बाद बोजो अपना फिर से गिल्ली डंडा निकाले, लेकिन क्या हुआ था इसमें, बोजो का पहले का जो गिल्ली डंडा था वो गुम हो चुका था, तो वो दूसरा खरीद लिए थे। तो दूसरा जब वो सेट कर रहे थे तो इस तरह का दिख रहा था। नीचे वाला देखो 10.3 जो फिगर है उसको फोकस करो उस पे। Here is how the length of the desk seems to measure using the गिल्ली and डंडा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना प्रॉब्लम है उन लोगों का होगा। तो अब किस तरह से इसको आधा किया जा सकता है, हाफ से किस तरह से मार्क हो सकता है, कोई आइडिया है? हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ्स 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। तो अभी वो लोग जब इसको मेजर कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि 2 डंडा उसमें आ रहा था, एक गिल्ली का जगह ले रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, यानी कि 2 गिल्ली नहीं बैठ रहा था उस टाइम। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, समझ में आया? आप 2 डंडा उसमें मेजर कर लिए, करने के बाद एक गिल्ली मेजर किए, करने के बाद थोड़ा सा जगह बचा हुआ है जहां की एक गिल्ली पूरा नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? What would you suggest Pally and Bojo do to measure the length of the whole desk? अब आप क्या सजेस्ट करोगे उन लोगों को? आपके पास कोई सजेशन है उसको मेजर करने का क्या तरीका है? Can they use a cricket wicket and base to measure the length, or do you think that this might create the similar problem? तो क्या आप कहोगे कि चलो विकेट से मेजर कर लो या दूसरे चीजों से, दूसरा ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट से मेजर करने के लिए कहोगे, या आपको लगता है कि अगर विकेट से भी मेजर करें तो सेम प्रॉब्लम्स हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? ऑब्वियसली हो सकता है ना। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be a string length. They can measure the weight of the desk in string lengths. How can they use the string to measure distance less than the length of a string? They can fold the string and mark it into 1/2 or 1/4 and 1/8 string length. Now perhaps Pally and Bojo can measure the exact length of the desk using the string. तो चलो यहाँ पे सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। एक धागा ले सकते हो, धागा को इस साइड से इस साइड तक मेजर कर सकते हो पूरा डेस्क में। मेजर करने के बाद ये 2 जगह जो है इसको इस साइड में पकड़ लोगे तो आधा हो गया। अब एक साइड से आप मेजर करोगे तो आधा आ जाएगा। इज इट राइट? समझ में आया? एक धागा लेने हैं हमें, उसको पूरा उसका लेंथ तक पकड़ने हैं, पकड़ने के बाद दोनों साइड जो है एक साइड में पकड़ लेना है और उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करोगे तो बिल्कुल आधा तक ही आएगा। You would say that they should use the scale and their geometry box and solve their problem. Yes, of course. तो आप इसके पहले ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर वो लोग इतना प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ेगा अगर ज्योमेट्रिक बॉक्स में जो स्केल है उससे मेजर कर ले तो। Yes, you are right. Bojo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distances. तो बोजो पढ़े थे कि पहले के लोग जो थे वो किस तरह से डिस्टेंस को मेजर करते थे, जबकि इस तरह की स्टैंडर्ड स्केल वगैरह नहीं बना था। तो उस टाइम लोग दूसरे ही तरीका अपनाते थे मेजर करने के लिए। ओके, तो बोजो उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। There are so many occasions when we come across a need to measure length and distances. तो यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन हमारे सामने आता है जहाँ पे हमें बहुत सारे occasions होता है जहाँ पे हमें
लेंथ को मेजर करने की जरूरत पड़ता है, डिस्टेंस को मेजर करने की जरूरत पड़ता है. The tailor needs to measure the length of the clothes to know if it is the enough to stitch a kurta. तो जो टेलर होते हैं वो आपका स्कूल यूनिफॉर्म चाहे कुर्ता जब वो सिलते हैं तो वो देखोगे मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं, तो उनको भी मेजर करना जरूरत पड़ता है कि इतने से कपड़ा में एक कुर्ता बनेगा या नहीं बनेगा. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door. तो एक कारपेंटर जो होते हैं वो एक कार्डबोर्ड बनाते वक्त उनको भी मेजर करना पड़ता है, उसका हाइट, उसका लेंथ जो है ना, मेजर इसलिए करना पड़ता है क्यों, उसका डोर अगर बनाना है तो छोटा भी बन सकता है बड़ा भी बन सकता है, अगर मेजर करके ना बनाए तो उसमें सेट हो इस तरह के डोर बनाने के लिए उनको मेजर करने की जरूरत पड़ता है. The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water should be needed for his crops. तो जो एक फार्मर है अपना खेत के लिए, खेती करने के लिए भी उनको अपना खेत का एरिया कितना है वो जानना जरूरी होता है कि उसमें कितना सीड चाहिए लगाने के लिए, कितना पानी उसमें देना है. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. मान लो आपसे अगर पूछा जाता है कि आप कितने लंबे हो. You want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet. तो इसमें आप कितना लंबे हो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका हाइट कितना है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट बताना होता है जो कि आपके हेड से लेके आपके फीट तक का होता है. How long is this room? ये रूम जो है ये कितना लंबा है. How wide is this desk? ये डेस्क जो है ये कितना वाइड है. How far is it from Delhi to Lucknow? दिल्ली से लखनऊ जो है वो कितना दूरी पे है. How far away is the moon from the earth? मून जो है वो अर्थ से कितना दूरी पे है. ये सारे चीजें अगर हमें बताने हैं तो हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट की जरूरत पड़ता है, राइट. All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. तो ये हर एक क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है कि आपको दो चीजों के बीच में का डिस्टेंस बताने हैं, दो जगह के बीच में का डिस्टेंस आपको बताने हैं. The two places may be close enough like the two ends of a table or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. तो ये जो दो प्लेस है जिसका डिस्टेंस आपको निकालना है तो ये दो प्लेस बहुत करीब हो सकता है, जैसे कि ये डेस्क के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का आपको पूछा जा सकता है इसका मेजरमेंट कितना है बताओ. और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक उसका डिस्टेंस कितना है. Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distance or length. तो चलो अब कुछ मेजरमेंट हम लोग देख लेते हैं और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है. जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो किस तरह से हमें करना पड़ेगा. ओके, नाउ सम मेजरमेंट्स. नाउ वी विल लर्न सम मेजरमेंट्स. एक्टिविटी 1, work in groups and each of you do this activity one by one. तो सबको एक ग्रुप वाइज काम करने के लिए बोला जा रहा है और सबको करना है एक्टिविटी वन बाय वन, सबको करना है. ओके, यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ. तो आपका पैर जो है, फुट जो है, उसको यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं लेंथ का. मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस क्लासरूम. ये जो क्लासरूम है इसका अगर लंबाई और चौड़ाई आपको नापने के लिए कहा जाए कि आपको पैर से करके नापना है. ओके, इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट. तो अगर आपको इस तरह मेजर करने के लिए कहा जाता है आप तो कर लोगे, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि इसको मेजर करो आप अपने पैर से, मेजर कर पाओगे? आपका पैर इतना बड़ा है और ये उसके पास इतना छोटा है, मेजर कर पाएंगे? तो आपके पैर से छोटा चीज आप मेजर कर पाएंगे इस तरह से? नहीं कर पाएंगे. यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल
10.1। तो यहाँ पे टेबल 10.1 पे आपका मेजरमेंट जो है वो लिखना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिखना है। लेंथ ऑफ द क्लासरूम, इस क्लासरूम का लंबाई क्या है। देखो यहाँ पे सब कोई मेजर करोगे एक ही क्लासरूम अपने पैर से, लेकिन आंसर जो है सबका अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि आपका पैर का साइज जो है सबका इक्वल नहीं है, किसी का थोड़ा छोटा है, किसी का थोड़ा बड़ा है। तो जिसका बड़ा होगा पैर का लेंथ, उस वो जब मेजर करेंगे तो कम आएगा, और जिनका छोटा है उनको ज्यादा टाइम मेजर करना पड़ेगा, तो उनके लिए ज्यादा आएगा। नाउ एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंडस्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। तो अभी भी आप लोगों को एक ग्रुप में काम करना है और हर किसी को करना है। आप क्या करने के लिए बोला जा रहा है? हैंडस्पैन के थ्रू आपको मेजर करने के लिए बोला जा रहा है। इस टेबल का मान लो लेंथ या ब्रेथ जो भी आपको मेजर करने के लिए बोला जाए करना है सबको। Here too you may find that you need string lengths equal to your handspan and then fractions of this string length to make the measurement। तो इसको भी मेजर करते करते देखो हम मेजर करते हैं 1 2 3 से देखो इतना बाहर है, तो क्या एग्जैक्ट 3 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें फिर से स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगा मेजर करने के लिए। We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि कंपेयर करना दो चीजों के बीच में, एक तो नोन क्वांटिटी के साथ, एक अननोन क्वांटिटी को, जो आप जानते हैं उसके साथ एक अनजान चीजों को कंपेयर करना, क्वांटिटी को कंपेयर करने को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। ओके, दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो ये जो आप जानते हैं जिस क्वांटिटी को, जैसे कि यहाँ पे हैंड स्पैन जो है, आप जानते हैं हैंड स्पैन के बारे में, तो यहाँ पे हैंड स्पैन जो है ये यूनिट हुआ। ओके, तो नोन क्वांटिटी जो है वो होता है यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। तो ये जो रिजल्ट है मेजरमेंट का, इसको 2 पार्ट्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। 1 पार्ट इज अ नंबर, एक पार्ट जो है वो नंबर है। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। दूसरा पार्ट जो है वो यूनिट है उस मेजरमेंट का। आपको अगर मान लो मार्केट से पोटैटो लाने के लिए कहा जाता है, तो आपके मम्मी क्या कहेंगे या पापा, पोटैटो लाओ, तो आप पूछोगे कितना लाना है, उन्होंने कह दिया 2 लाना है। अब 2 क्या? ये 2 हो गया नंबर। आप इसके साथ यूनिट जब तक नहीं बताएंगे तो क्या आपको पता चलेगा? 2 केजी अगर कह देते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि आपको 2 केजी पोटैटो लेके मार्केट से आना है। अब सिर्फ अगर केजी बताया जाता है तो आपको पता चलेगा कितना केजी चाहिए, यूनिट बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नंबर बताया गया है? नहीं बताया गया। तो आप पूछेंगे कितना केजी, बताएंगे 2 केजी। तो ये दोनों को होना जरूरी है, एक तो नंबर को होना जरूरी है और दूसरा यूनिट को होना जरूरी है। क्लियर? For example, if an activity 1, the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement। तो जैसे एक्टिविटी 1 में आपको बताया गया था पैर से आपको क्लासरूम का लेंथ मेजर करना है, तो उसमें मान लो कि 12 आया, तो 12 जो है वो हुआ नंबर और फुट लेंथ जो है वो हुआ यूनिट। सिर्फ 12 बताओगे तो 12 हैंड्स भी तो हो सकता है, 12 स्पैन भी तो हो सकता है, हैंड स्पैन भी तो हो सकता है 12। तो एग्जैक्ट क्या है 12 फुट लेंथ है, तो आपको पता चलता है कि ओके 12 फुट लेंथ। Now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2. Are all the measurements for the room using everybody's foot equal? तो अलग अलग लोग आप लोग करके इसको अगर आप कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ, मान लो आप में से 5 बच्चों ने किए सेम एक्टिविटी 10.1 और 10.2, ये दोनों एक्टिविटी अगर करते हैं, करने के बाद क्या सबका इक्वल आएगा?
क्लासरूम का मान लो 12 फुट लेंथ आया, तो क्या सबके लिए 12 ही आएगा? किसी को ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, राइट? Are everybody's measurement by hand span of the weight of the table equal? टेबल का वेट अगर मेजर किया जाता है हैंड स्पैन के थ्रू, तो क्या सबका इक्वल आएगा? नहीं आएगा. Perhaps the results could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same. तो यहाँ पे डिफरेंसेस आएगा. आपका अगर 12 फुट लेंथ हो रहा है लंबाई इस रूम का, आपका फ्रेंड का जो है उसका 10 भी हो सकता है, उसका पैर का साइज बड़ा भी हो सकता है, किसी का 15 भी लग सकता है, पैर का साइज जो है वो छोटा हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा. सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हम अपने बॉडी पार्ट से अगर कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो इक्वल आने का चांसेस बहुत कम है, थोड़ा बहुत इधर उधर होना ही है. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot. तो इसलिए आप अगर अपना हैंड स्पैन से या आपके फुट से मेजर करके किसी को बताते हैं कि 12 फुट स्पैन फुट लेंथ है इसका लंबाई, तो उनको एग्जैक्ट कितना लंबा है पता नहीं चलेगा जब तक कि आपका फुट जो है फुट लेंथ जो है वो एग्जैक्ट कितने सेंटीमीटर का है ये ना पता चले. We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person. तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ता है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो. समझ में आया? हैंड स्पैन से आप मेजर करेंगे तो मेरा मेजरमेंट कुछ और आएगा, आपका मेजरमेंट कुछ और आएगा, लेकिन कुछ ऐसा चीज हमें चाहिए जिससे मेजर करेंगे, हम भी मेजर करते हैं तो उतना ही आएगा जितना कि आप मेजर करने से आते हैं. जैसे कि आप स्केल का यूज अगर करते हैं ज्योमेट्रिक बॉक्स में, तो उस स्केल से हम मेजर करेंगे जितना आएगा, आप भी मेजर करोगे तो उतना ही आएगा. तो हमें इस तरह की चीजों का जरूरत है मेजरमेंट करने के लिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. सब मेजरमेंट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, लेकिन ये जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ने जा रहे हैं. ओके? In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. तो ancient time में, पुराने दिन में लोग आपका फिंगर का वेट, फिर फुट का जो लेंथ है, आपका स्टेप जो है, ये सारे चीजों से मेजर करते थे. ओके? The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in exhibitions of perfectly geometrical constructions. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो लोग मेजरमेंट में काफी अच्छे थे. पुराने दिन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग हैं, एसएसटी में आप लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, वो उनका मेजरमेंट जो था, लेंथ को मेजर करने का जो तरीका था वो काफी अच्छा था. क्यों? क्योंकि उसका एविडेंस अभी भी हमारे पास है. कोई भी एग्जीबिशंस में आप अगर जाते हैं जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी चीज रखा हुआ हो, तो उसको आप अगर देखते हो तो देखोगे कि परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस उसमें है. ओके? A cubit is the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. तो एक क्यूबिट लेंथ जो है एल्बो से फिंगर के टिप्स तक, ओके, इसको इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में इसका यूज किया जाता था, बल्कि दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स जो है वो भी लेंथ को मेजर करने के लिए इसका यूज करते थे. People also used the foot as a unit of length in different parts of the world. तो इसके अलावा पैर का भी इस्तेमाल करते थे लोग मेजर करने के लिए. ओके? The length of the foot used vary slightly from region to region. तो ये जो फुट जो यूज होता है इसका वैरी तो करना ही है प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह में. ओके?
People measured a yard of cloths by the distance between the end of the outstretched arm and their chain. The Romans measured with their pace or steps. In ancient India, small length measurements used were an अंगुल यानी कि फिंगर जो है और मुट्ठी यानी कि फिस्ट, इट्स कॉल्ड मुट्ठी. Even today we can see flower sellers using their forearms as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. तो ये जो अलग अलग मेजरमेंट का अब देख रहे हो, बॉडी पार्ट्स से मेजरमेंट करना, इसमें क्या आपको करेक्ट मेजरमेंट आएगा? आपको लगता है करेक्ट मेजरमेंट आएगा? मैं मेजर करूंगा कुछ और आएगा, आप मेजर करोगे कुछ और आना ही है, क्योंकि आपका बॉडी पार्ट्स का लेंथ जो है और मेरा बॉडी पार्ट्स का लेंथ जो है एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, थोड़ा छोटा बड़ा होता ही है. ओके, हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस. देखो यहाँ पे बताया गया कि सबका बॉडी पार्ट्स जो है वो एक साइज का नहीं होता है, किसी का थोड़ा सा छोटा होता है, किसी का थोड़ा सा बड़ा होता है. दिस मस्ट हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट. तो ये जो है मेजरमेंट में कंफ्यूजन ला देता है. इन 1790 द फ्रांस क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम. तो 1790 में फ्रांस जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए थे मेजरमेंट के लिए, जिसको मेट्रिक सिस्टम कहा जाता है. फॉर द सेक ऑफ uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units, SI units. तो ये जो फ्रांस ने बनाए थे 1790 को मैट्रिक सिस्टम, इसको पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट लोग थे वो लोग एक्सेप्ट किए थे, क्योंकि वो इसको देखे कि हाँ इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं इससे. तो उसको अभी पूरा दुनिया में उसका इस्तेमाल होता है, और अभी इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इसको एसआई यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर. तो एसआई यूनिट जो है लेंथ का, लेंथ नापने के लिए जो एसआई यूनिट है वो है मीटर. अब मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6. फिगर 10.6 देखो नीचे. अब मीटर स्केल जो है वो यहाँ पे दिया गया है. ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर जियोमेट्रिक बॉक्स. तो आपके जो जियोमेट्रिक बॉक्स है उसमें भी 15 सेंटीमीटर का एक स्केल रखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं. ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर. तो हर एक मीटर जो है उसको 100 इक्वली डिवाइड किया गया है, जिसको सेंटीमीटर के नाम से जाना जाता है. Each centimeter has 10 equal division called millimeter. और हर एक सेंटीमीटर को फर्दर 10 इक्वल डिवाइड किया गया है, जिसको मिलीमीटर के नाम से जाना जाता है. तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. तो अगर आपको बहुत दूर का डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से कलकत्ता का, तो क्या आप मीटर में करेंगे? नहीं. वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर. जब ज्यादा दूर का डिस्टेंस मेजर करना हो, लेंथ मेजर करना हो, तो उस टाइम हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. तो अभी ये जो एक्टिविटी हम लोग किए हैं अभी तक, ये सारे एक्टिविटी स्टैंडर्ड स्केल के द्वारा हम लोग कर सकते हैं. ओके, SI यूनिट्स का यूज करके इसको मेजर हम लोग कर सकते हैं. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. तो ये मेजर करने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि करेक्ट वे क्या है, मेजर करने का सही तरीका क्या है. ओके, सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हम लोग को समझ में आ गया. अब हमें करेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ को करेक्टली किस तरह से
यानी कि कहीं गलती ना हो, किस तरह से हम लोग मेजर करेंगे वो हमें देखना है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हमारे डेली लाइफ में मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। एक मीटर स्केल हम लोग यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। अ टेलर यूजेस अ टेप व्हेयर्स अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड। तो एक टेलर जो है वो टेप का इस्तेमाल करते हैं, जहां की क्लॉथ मर्चेंट जो है वो एक मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुइटेबल डिवाइस। तो इसलिए आप क्या मेजर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करके एक सुइटेबल डिवाइस आपको लेना है। यू कैन नॉट मेजर द ब्रेथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर इंस्टेंस। तो अगर आपको एक पेड़ कितना चौड़ा है वो मेजर करने के लिए बोला जाए, या आपका चेस्ट का वेट कितना है ये अगर मेजर करना है, चेस्ट आपका मेजर करना है, तो क्या मीटर स्केल से आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। आपका चेस्ट मेजर करना होगा तो आप मेजरिंग टेप लोगे, राइट? क्योंकि टेप जो है बैंड हो सकता है, स्केल बैंड हो सकता है? नहीं हो सकता। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल you can use a 15 centimeter scale from your geometry box। तो छोटा चीज अगर मेजर करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? मीटर टेप थोड़ी ना निकालोगे, उसके लिए आप क्या करोगे? आपकी जियोमेट्रिक बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है उसका यूज करोगे। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो लेंथ मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ बताया गया जिसको हमें ध्यान रखना है। जिसपे नंबर 1, place the scale in correct with the object along its length as shown in figure 10.7। तो फिगर 10.7 आप देख लीजिए, इसमें जो सही तरीका आपको बताया गया है, कोई भी जगह कोई भी चीज को मेजर करना है तो उसके टच में लेके अच्छे से मेजर करने हैं, ठीक है? ज्यादा इधर ना हो जाए, इधर ना हो जाए। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। कुछ स्केल में हो सकता है कि कॉर्नर जो है वो टूटा हुआ हो। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। हो सकता है आगे से कुछ टूटा हुआ हो तो यहाँ पे जीरो मार्क्स जो है वो आपको नहीं दिख रहा हो, तो उस टाइम क्या करेंगे? इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो। तो इस सिचुएशन में आपको जीरो से मेजर नहीं करना है, तो कहां से करेंगे? यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। तो जब जीरो टूटा हुआ है, जीरो आपको नहीं दिख रहा है, तो आप 1 से मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, देन यू मस्ट subtract the reading of this mark from the reading at the other end। For example, in figure 10.8 the reading at one end is 1 centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter। Therefore the length of the object is 14.3 minus 1 centimeter equal to 13.3 centimeter। तो यहाँ पे आप मान लो कोई एक चीज आप जब मेजर कर रहे हो उसका मेजरमेंट आया 14.3 सेंटीमीटर, लेकिन आप मेजरमेंट लेते वक्त यहाँ पे स्केल जो था आपका टूटा हुआ था, इस साइड में कहीं पे जीरो था जो नहीं दिख रहा था, तो आप 1 से मेजर लिए थे, राइट? तो आप क्या करेंगे? मेजर करने के बाद ये 14.3 सेंटीमीटर से आप माइनस कर देंगे 1 को, क्योंकि आप 1 से मेजरमेंट लिए थे, राइट? तो 1 सेंटीमीटर को आप माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका? 13.3 सेंटीमीटर। वैसे अगर यहाँ पे 1 भी टूटा हुआ हो तो आप क्या करेंगे? उस टाइम मेजरमेंट लेंगे 2 से, तो आप यहाँ से कितना माइनस कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? 12.3 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। तो पोजीशन जब आप मेजर कर रहे हो तो आपका आई का पोजीशन, इस जगह मेजरमेंट करने के लिए आपका आई का पोजीशन भी सही होना जरूरी है। योर आई must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9। फिगर 10.9 में देखो, कोई एक स्केल का इसमें एक्चुअली बताया जा रहा है कि मान लो आपको यहां से मेजर लेना है, ये पोजीशन को आपको मेजर करना है, तो आप उस टाइम इस जगह से देखेंगे। ओके,
इस पोजीशन से इस पॉइंट से आप देखेंगे, ना कि आप इधर से, ना कि इधर से। इधर से देखेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर से देखेंगे तो इधर आ जाएगा। ओके, तो इस साइड से भी नहीं देखना है, इस साइड से भी नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा से आपको देखना है एग्जैक्ट मेजर लेने के लिए। क्लियर? नाउ एक्टिविटी 3, measure the height of your classmate using handspan and then by using a meter scale। तो आपको अभी एक्टिविटी 3 में क्या करना है कि आपके कोई फ्रेंड का हाइट मेजर करने हैं। एक बार अपना हैंड स्पैन से मेजर करोगे और एक बार मीटर स्केल से मेजर करोगे। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करना है, आपके फ्रेंड को कहना है कि कोई दीवार के साथ बिल्कुल स्ट्रेटली चिपके खड़ा हो जाना है। ओके, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। तो जब ऐसे खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल हेड जहां पे दीवार को टच कर रहा है उस जगह पे एक मार्क लगा लेते हैं। ओके, नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विथ योर हैंड स्पैन एंड देन विद अ मीटर स्केल। तो खड़े करके उसको बिल्कुल जहां पे एंड हो रहा है वहां पे मार्क कर लेना है, फिर इस वॉल को मेजर करना है आपको। एक बार हैंड स्पैन से मेजर करना है, एक बार मीटर स्केल से मेजर करना है। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.3। तो इसी तरीके से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके दूसरे फ्रेंड से भी मेजर करवाने हैं उस जगह को, एक बार हैंड स्पैन से और एक बार मीटर स्केल से। नाउ टेबल 10.3 जो है इसमें इनपुट करना है। हु मेजर द हाइट, जो हाइट को मेजर किया है, अगर आप मेजर कर रहे हो अपने फ्रेंड का तो आपका नाम होगा यहाँ पे। तो हैंड स्पैन से कितना हाइट हुआ था वो मेजर करोगे, और हाइट इन सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हुआ है हाइट, वो भी आपको मेजर करना है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय different students. The result in column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different students. Look at the results in column 3. तो उसके बाद इस टेबल 10.3 पे इसको पूरा फिल करके सबको क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करोगे तो कॉलम 2 जो है उसमें डिफरेंट आएगा, क्योंकि हैंड स्पैन जो है सबका इक्वल नहीं होता है, किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है। लेकिन कॉलम 3 पे आप फोकस करना है, वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। तो कॉलम 3 में जो मेजरमेंट आप लिए थे एक स्टैंडर्ड स्केल के थ्रू मेजरमेंट लिए थे। द रिजल्ट्स मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। तो मेजरमेंट एक दूसरे के करीब तो आएगा ही, लेकिन क्या एग्जैक्टली एक दूसरे से मिलता है? इफ नॉट व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? अगर नहीं है, इक्वल नहीं आया, तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, इक्वल क्यों नहीं आया? आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन्स। तो एक ही स्केल का यूज अगर कर रहा है सब कोई, तो डिफरेंट क्यों आ रहा है? हैंड स्पैन का तो यूज नहीं हुआ कॉलम 3 में। कॉलम 3 में आप मीटर स्केल का यूज किए थे। This could be due to small errors in taking observations. तो ये मेजरमेंट क्या होगा कि आपका देखने का जो गलती है, ऑब्जर्व जो आप किए हैं उसके मिस्टेक के कारण हुआ है। ओके, इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। तो सीनियर क्लासेस में हम लोग इस तरह की सिचुएशन जब आए तो उस पर क्या करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो now 3 topics are left. Measuring the length of a curved line. एक curved line को, straight line तो हम लोग मेजर कर लिए मीटर स्केल से कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब कर्व्ड होगा, यही लाइन अगर कर्व्ड हो जाता है तो उस टाइम हमें किस तरह से मेजर करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जो चीजें मूव कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का जो अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Okay, so students, if you have any doubt, kindly ask in WhatsApp or in calling, okay, and let me know so that I can clarify it. Now, you have to complete, write down the hard words in your fair copy and its meaning also, okay. And for sure, if you have any doubt,
kindly ask so that I can clarify it. For now.